कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू। विधानसभा और विधान परिषद में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देते हुए मौन रखा गया। कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि अनुसंधान परिषद में वर्ष 2014 से 16 के बीच हुई भर्तियां की रद्द। अनियमितता में शामिल 19 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजों में लगातार चौथी बार इंदौर देश में पहले पायदान पर। लखनऊ में स्वच्छता में रैंकिंग सुधारते हुए 121वें स्थान से 12वें स्थान पर लगाई छलांग। आगरा प्रदेश में दूसरे और गाजियाबाद तीसरे स्थान पर रहा। और बुंदेलखंड के जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार, जल संसाधन मंत्रालय और इजरायल के बीच हुआ समझौता। परियोजना में बुंदेलखंड के 25 गांवों में आधुनिक सिंचाई तकनीक की होगी शुरुआत। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी कैबिनेट के 2 सदस्य कमला रानी वरुण और चेतन चौहान की आकस्मिक मृत्यु से जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ये दोनों नेता गरीबों, कमजोरों और जनता को समर्पित थे और वो उनके सुख और दुख में भागीदार होते रहे। सदन ने विधानसभा के सदस्य रहे वीरेंद्र सिंह सिरोही, पारसनाथ यादव और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को अपनी संवेदनाएं प्रेषित की। उन्होंने कहा कि नेताओं ने हमें बहुत कुछ सीखने के लिए दिया। इस अवसर पर उन्होंने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत पर भी पूरे प्रदेश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान कोरोना वॉरियर्स ने जिस तरह से खतरों का सामना करते हुए कोरोना संक्रमित लोगों की जान बचाई और अपनी जान गंवाई, उन सभी को सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके परिवार को भी संवेदनाएं प्रेषित की गईं। विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। दोनों सदनों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सदन का संचालन किया गया। मैं इन सभी अपने पूर्व मान्य सदस्यों के प्रति उनकी आत्मा, दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति सदन की संवेदनाओं को उनके परिजनों तक पहुंचाने की अपील आप सबसे करते हुए मैं इन सभी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, सदन के हमारे सदस्यगण, गलवान घाटी में शहीद हुए देश के वीर सैनिकों, कोरोना वॉरियर्स और सदन के पूर्व सदस्यों के प्रति सदन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अपील करता हूं कि सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। स्वच्छता के मामले में फिर से लगातार चौथी बार इंदौर ने बाजी मारी है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों और शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 प्रदान किए। आवासीय और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये पुरस्कार प्रदान किए। मध्य प्रदेश का इंदौर एक बार फिर देश का लगातार सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। वहीं दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत शहर रहा, जबकि महाराष्ट्र के नवी मुंबई को स्वच्छता का तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। इन शहरों को ODF++ का स्टेटस दिया गया है। इन शहरों को 1 लाख से अधिक आबादी वाले कैटेगरी में पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं 1 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के 3 शहरों ने बाजी मारी। कराड़, सावड़ और लोनावाला क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की कैटेगरी में स्वच्छता के मामले में प्रथम पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया गया है। 100 से कम शहरों वाले राज्यों की कैटेगरी में स्वच्छता पुरस्कार झारखंड को दिया गया। स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का पुरस्कार जालंधर को मिला है, जबकि स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश भर के स्वच्छता सिपाहियों से संवाद किया। इस दौरान वो कोरोना महामारी के बीच काम करने वाले स्वच्छता सिपाहियों के कार्य अनुभव से रूबरू भी हुए।
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 को भी जारी किया। स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार लखनऊ ने ऊंची छलांग लगाई है। सर्वे के परिणामों की घोषणा में आज लखनऊ देश में 12वें स्थान पर है, जबकि प्रदेश में पहले स्थान पर। इससे पहले लखनऊ 121वें स्थान पर था। सर्वेक्षण में लखनऊ की रैंकिंग सुधरने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई है। लखनऊ में स्वच्छता इंतजामों को देख रही संस्था इको ग्रीन ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए अब अगले सर्वेक्षण में लखनऊ को नंबर 1 पर पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आज के सर्वेक्षण में लखनऊ नंबर 1 स्थान पर रहा, वहीं आगरा को दूसरा और गाजियाबाद को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। देखिए, ये जो उपलब्धि है 12वां नंबर हमको मिला है, ये पूरे लखनऊ के जो निवासी हैं, यहाँ रहने वाले लोग हैं, उनका सहयोग इसमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि बिना जन सहभागिता के और जन सहयोग के इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना संभव नहीं है। साथ ही हमारी जो संस्थाएं साथ में लगी हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे कूड़ा उठाने वाली संस्था इको ग्रीन हो, या अन्य जितने भी लोग हैं जो इस अभियान से जुड़े हैं, सबने जी जान से मेहनत की है। उसी का ये परिणाम है कि आज हम लोग 121 से 12वें स्थान पर आए हैं। प्रोसेसिंग हर चीज़ में काफ़ी मेहनत हुई है सर। और दूसरा जो हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनका काफ़ी सहयोग रहा इसमें, और हमारी जो भी शिकायतें आती रहीं, जो हमारे काम में अड़चनें आती रहीं, उसका त्वरित निस्तारण किया गया। और उस निस्तारण का ये परिणाम है कि आज हमारा शहर भारत के टॉप शहरों के साथ खड़ा है, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार नंबर 1 जो है लाने का लक्ष्य करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश द्वारा सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त किए जाने पर राज्य की जनता को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 19 निकायों ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त करके उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के शीर्ष 12 अवार्डों में से राज्य को 2 अवार्ड मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित स्वच्छता अभियान से साफ सफाई के संबंध में देश में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता आई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता संबंधी जागरूकता वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शनिवार और रविवार को राज्य में विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान संचालित किया जा रहा है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फिरोजाबाद के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से वर्चुअल संवाद किया। ये महिलाएं कचरे में फेंके जाने वाली बेकार सामग्री से उपयोगी सामान बनाकर बेचती हैं। इस तरह ये महिलाएं रोजगार के साथ नगरीय स्वच्छता मिशन का पर्याय बनी हुई हैं। फिरोजाबाद नगर निगम ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वेस्ट टू वैल्यूएबल थीम को लेकर जाहरवीर स्वयंसेवा समूह की सदस्यों को बेकार वस्तुओं से उपयोगी सामान बनाने का प्रशिक्षण दिया। समूह की महिलाएं अखबार की रद्दी, पुरानी पॉलीथीन, कांच की बोतलें और अन्य बेकार की वस्तुओं से गणेश मूर्ति, पायदान, गुलदस्ता, पेन होल्डर, दरी, रस्सी, टोकरी, खिलौने आदि बनाती हैं। समूह इन तैयार सामान को मेलों और प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने के साथ स्नैपडील और जैम पोर्टल पर ऑनलाइन उसमें जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जिनकी आजीविका का संकट जिनके सामने था, उनको हमने उस केंद्र पर प्रशिक्षण दिया। लगभग 25 स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें लगभग 250 महिलाएं उसमें सम्मिलित हैं। उन महिलाओं को हमने जो वेस्ट प्लास्टिक है, वेस्ट मटेरियल है, उससे टोकरी बनाना, डोर मैट बनाना, और जो वेस्ट पेपर है उसे मूर्तियाँ बनाना, या उसके जो हैंगिंग चिड़ियों के घोंसले इत्यादि चीज़ें, बहुत वैरायटी की चीज़ें उनको बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। और निश्चय ही उससे उसके विक्रय करके उन महिलाओं को काफ़ी उनकी आजीविका में सुधार हुआ है, इकोनॉमिक स्थिति उनकी ठीक हुई है। जाहरवीर स्वयं सहायता समूह में हम महिलाओं को वेस्ट मटेरियल से प्रोडक्ट बनाना सिखा रहे हैं, जिसमें पॉलीथीन से रस्सी, बास्केट और डोल बनाना सिखा रहे हैं। न्यूज़पेपर रद्दी से टोकरी, घोंसले और भारत माता और भगवान की मूर्तियाँ बनाना सिखाई हैं। पुरानी चूड़ियों से भगवान जी के हिंडोले और बास्केट और क्या कहते हैं पेन होल्डर बनाना सिखा रहे हैं। ये कूड़े कचड़े से, वेस्ट मटेरियल से हमारे ये आइटम बनते हैं, जिसे हमारी महिलाएं हाट बाज़ारों में, प्रदर्शनियों में, मेलों में इनको बेचती हैं।
और हमारा स्नैपडील जेम पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन है, तो हमारा मार्केट में ऑनलाइन भी मार्केट में माल बिकता है। महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर उनकी तारीफ की है और आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पत्र में पीएम ने धोनी के जीवन के कई अहम पलों को याद किया है और विशेष रूप से वर्ल्ड कप T20 2007 और 2011 में उनके योगदान को सराहा है। पीएम मोदी ने पत्र में धोनी की हेयर स्टाइल से लेकर उनकी बेटी जीवा के साथ बॉन्डिंग का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोनी को लंबा पत्र लिखते हुए कहा है कि 15 अगस्त को अपनी ट्रेडमार्क बेबाक शैली में आपने एक पूरा वीडियो साझा किया जो पूरे देश की लंबी और भावुक चर्चा का विषय बनने के लिए पर्याप्त था। एक तो 130 करोड़ भारतीय निराश थे, लेकिन दिल से आपके आभारी हैं कि उन सबके लिए जो आपने पिछले 1.5 दशक में भारतीय क्रिकेट के लिए किया है। पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि आपके क्रिकेटिंग कैरियर को आंकड़ों के जरिए देखा जा सकता है। आप उन सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं जिन्होंने भारत को दुनिया के चार्ट में सबसे ऊपर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका नाम इतिहास में सबसे महान क्रिकेट कप्तान के रूप में, दुनिया के बल्लेबाजों में से एक के रूप में और निश्चित रूप से अच्छे विकेट कीपर में से एक के तौर पर लिया जाएगा। कठिन परिस्थितियों में मैचों को फिनिश करने की आपकी क्षमता, खासतौर पर 2011 के विश्व कप के फाइनल में पीढ़ियों तक लोगों के जहन में ताज़ा रहेगी। महेंद्र सिंह धोनी को सिर्फ उनके कैरियर के आंकड़ों की वजह से ही याद नहीं रखा जाएगा। आपका सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में मूल्यांकन आपके साथ अन्याय होगा। आपको सही तरह से मूल्यांकित करने के लिए आपको अद्भुत शख्सियत के रूप में देखा जाना चाहिए। एक छोटे से शहर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर उभरना और देश को गौरव दिलाना अहम काम है। इसके बाद आपने करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया, ऐसे स्कूल कॉलेजों के युवाओं को जो शाही परिवारों से नहीं आते लेकिन जिनमें प्रतिभा है। नए भारत में आपका अहम रोल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय सैन्य बलों से आपका विशेष लगाव का मैं जिक्र करना चाहूँगा। आप आर्मी पर्सनल के रूप में ज़्यादा खुश दिखाई दिए थे। कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धताएं हमेशा याद रखी जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि साक्षी और जीवा अब आपके साथ अधिक समय बिता पाएंगी। जवाब में धोनी ने तारीफ और शुभकामनाओं के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। धोनी ने एक ट्वीट करके कहा कि एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी को प्रशंसा की कामना होती है। वो चाहती हैं कि उनकी मेहनत और बलिदान को सभी पहचानें। शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी ओर से मेरी प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कृषि अनुसंधान परिषद में साल 2014 से 2016 में हुई विभिन्न पदों पर नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। साथ ही इस अनियमितता में पाए गए वर्तमान में कार्यरत 19 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार को भी चार्जशीट दी गई है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यह पूरा भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी सरकार के रहते हुआ, जिसमें भाई भतीजावाद और पैसे का जमकर खेल हुआ था। कृषि अनुसंधान परिषद में वर्ष 2014, 15 और 15-16 के विभिन्न पदों को भर्ती करने के लिए शासन ने सशर्त उनको अनुमति प्रदान की। 25 पदों पर नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया शुरू हुई और उस चयन प्रक्रिया में नियमों का खुला उल्लंघन किया गया और उत्तर प्रदेश शासन के जो कार्मिक विभाग के सर्कुलर थे उनका और आईसीआर के शर्तों का उल्लंघन करते हुए मनमानी तरीके से कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ऐसी नियुक्तियां की गईं जो पूरे चयन प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली को दूषित करती हैं और प्राइमा फेसा इस बात की पुष्टि होती है कि उसमें काफ़ी हेराफेरी की गई और गड़बड़ियाँ की गईं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद कई प्रतिवेदन हमको प्राप्त हुए और उन प्रतिवेदनों के आधार पर मैंने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो उस समय विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के प्रमुख रहे श्री हेमंत राव, उनको हमने ये जांच 24 जुलाई 17 को सुपुर्द की और उन्होंने संपूर्ण इस परीक्षा प्रणाली और उनके चयन की प्रक्रिया की जांच करने के पश्चात ये पाया
कि जो चयन की प्रक्रिया अपनाई गई उसमें शासनादेश और नियमों का खुला उल्लंघन हुआ। कतिपय लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से मनमाने तरीके से चयन प्रक्रिया में बार बार बदलाव की गई। शैक्षणिक मानदंडों और योग्यताओं के विपरीत प्रक्रिया अपनाई गई। साथ साथ में जो आवेदन पत्र आए उसमें से कई को पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों को मिला करके वापस कर दिया गया, जिनके बाद में आए उनको स्वीकृत कर दी गई। और इस तरीके से साक्षात्कार के बाद भी एक दो लोगों को उसमें सम्मिलित करके और उसके भीतर जो है वो रिजल्ट आने के बाद भी उसके भीतर शामिल कर लिया गया। तो इन प्रक्रियाओं के कारण 19 कार्मिकों की सेवा समाप्त करने के बारे में ये हम लोगों ने निर्णय किया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितता के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संसाधन के प्रबंधन की परियोजना के लिए आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार तथा जल संसाधन मंत्रालय इजराइल के मध्य प्लान ऑफ कोऑपरेशन हस्ताक्षरित किया गया। इजराइल की तरफ से भारत में इजराइल के राजदूत डॉक्टर रॉन मल्का और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा ने इस महत्वाकांक्षी MOU पर हस्ताक्षर किए। बुंदेलखंड में जल प्रबंधन के क्षेत्र में दीर्घकालिक सुधार किए जाने के लिए प्लान ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में इजराइल के सहयोग से इंडिया इजराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को श्री डैन एल्यूफ काउंसलर मॉसहेव एग्रीकल्चर इजराइल द्वारा विकसित किया गया है। परियोजना के अंतर्गत उन्नत कृषि उपायों, इंटीग्रेटेड ड्रिप इरिगेशन के द्वारा क्षेत्र में जल संवर्धन के काम किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रोजेक्ट के अंतर्गत बुंदेलखंड के 25 गांवों को शामिल किया गया है। जनपद झांसी में स्थित पहुज डैम के रिजर्वायर को परियोजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए इंटीग्रेटेड ड्रिप इरिगेशन से युक्त किया जाएगा। परियोजना के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग और क्षमता वृद्धि के लिए इजराइल के विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाएंगी। साथ ही नवीनतम सिंचाई तकनीकों को भी परियोजना में शामिल किया जाएगा, जिसको बाद में परियोजना के हित में आवश्यकता के अनुसार विस्तारित किया जा सकेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में इजरायली टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ की जो इरिगेशन की समस्या है, वहाँ की सिंचाई की समस्या है, उसको दूर करने के लिए आज एक ऐतिहासिक POC साइन किया है, जो प्लान ऑफ कोऑपरेशन से बोलते हैं, वो साइन किया गया। इसके लिए इजराइल के महामहिम राजदूत स्वयं आज इस कोविड के समय में भी उन्होंने अपना समय निकाल के लखनऊ में उपस्थित हुए हैं। और आज इजराइल में इंडिया डे भी मनाया जाता है, तो इंडिया डे के दिन वो यहाँ उपस्थित होकर उन्होंने MOU यहाँ पे साइन किया है। और इसमें जो इजराइल में पानी की कमी को दूर करने के लिए और वहाँ पे सिंचाई के साधनों को किसानों तक पहुँचाने के लिए जो तकनीक उन्होंने अपनाई है, उसके लिए झांसी में बबीना ब्लॉक में 25 गांव सेलेक्ट किए गए हैं, जहाँ पे एक एरिया ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। और ये एक रोल मॉडल होगा, ना सिर्फ ऐसे जगहों के लिए जहाँ पानी की कमी हो, ये पूरे हिंदुस्तान में एक तरह का रोल मॉडल स्थापित किया जाएगा। शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने बताया है कि आज मुहर्रम का चांद दिखाई दे गया है और इसलिए कल मुहर्रम की पहली तारीख होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले किए, जिसमें केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के गठन को मंजूरी दे दी है। NRA केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। इससे करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिलेगा। इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और SSC की आरंभिक परीक्षाओं को एक साथ शामिल करने से होगी। केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय पर कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से तैयार ड्राफ्ट के अनुसार SSC, रेलवे भर्ती और बैंकिंग सेवा भर्ती के लिए ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी और मैट्रिक का स्तर पर 3 अलग परीक्षाएं होंगी। तो इसलिए इसमें खर्च तो कम लगेगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो बच्चों का बहुत पैसा बच जाएगा, क्योंकि सेंटर दूर हो जाता है तो वहाँ पे आने जाने का खर्च रहता है।
तो इसलिए सरकार की नीतियाँ ठीक हैं। रिक्रूटमेंट सेल का गठन किया गया है, ये तो सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। ये इसका एक प्रमुख है कि समय और संसाधन, क्योंकि एक एक वैकेंसी क्लियर होने 5-5 साल 7-7 साल, और उसके साथ साथ उसके जो भी ऑब्जेक्टिव के तौर पे टूल्स यूज़ होते हैं, चाहे पेपर हो चाहे फिर उसकी फ़ी को बात लेके, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो ये तो इस लिहाज से ठीक है। देखिए, आर्थिक माने अगर हम बात करें तो आर्थिक माने में भी बचत होगा। आर्थिक तो काफ़ी हद तक ये होगा कि जैसे बार बार अगर किसी एग्ज़ाम पे मान लीजिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो ये देखा जाता है कि बच्चे कमज़ोर हैं, किसी तरीके से अपना मैनेज करते हैं, बार बार नहीं निकल पाता तो और ये होते कितने यार पैसे, उस दौर से हम भी गुजर चुके हैं। तो ये आर्थिक बचत भी होगा, बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। इससे बदलाव दूसरे रिक्रूटिंग एजेंसीज के लिए आएंगे कि हर एजेंसी अपने यहाँ जो फॉर्म अप्लाई करा रही थी और बहुत ज़्यादा नंबर फॉर्म्स का आ रहा था, उनको सभी का एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ रहा था। अब चूंकि एक कॉमन एग्जाम सभी के लिए हो जाएगा, तो बाकी एजेंसीज जो बाकी फर्दर स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन है उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री तथा आयसना और मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलिल कुमार मिश्र ने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को एक नए युग की शुरुआत बताते हुए केंद्र सरकार को इसके लिए बधाई दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रदेश में सरकारी भर्तियों में एकरूपता लाने के लिए राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार की एक संयुक्त भर्ती एजेंसी बनाई जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से एक ओर जहां अभ्यर्थियों को बार बार भर्ती परीक्षा देने से मुक्ति मिलेगी, वहीं भर्तियों में भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। श्री मिश्र ने कहा कि योगी सरकार में कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है और अब रोजगार प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाना भी जरूरी है। कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में शहीद हुए रवि सिंह का पार्थिव शरीर उनके गृह जनपद मिर्जापुर में गया तो श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद रवि सिंह की अंतिम यात्रा में भी जनसैलाब उमड़ पड़ा और पुष्प वर्षा करके नम आंखों से लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शहीद को सेना के जवानों ने परंपरागत रूप से अंतिम सलामी दी। शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए गांव में उमड़ी भारी भीड़ के चलते करीब 5 किलोमीटर तक जाम के हालात बने रहे। शहीद के पिता संजय सिंह ने अपने इकलौते बेटे को मुखाग्नि दी। भाई देश के माटी के लाल, गौरा गांव के माटी के लाल और देश के गौरव हमारे शहीद रविशंकर सिंह को सशक्त नमन करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम स्वयं और सारे लोग, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, भाई आशीष जी हैं, सभी लोग इस अंत्येष्टि में लोग सम्मिलित हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए उनके अकाउंट में भेज दिया गया, जिसका प्रमाण पत्र हम लोगों ने दे दिया है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि आज एक ही था, एक और होता तो दे देता। शासन का आदेश हो तो मैं कैंसर का मरीज हूँ, फिर भी सीमा पर नहीं जा सकता हूँ। इसके बाद मेरी बात कोई शब्द नहीं। जनपद कानपुर नगर में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश आलोक कुमार ने जनपद के कांशीराम अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, कंटेनमेंट जोन और टेस्टिंग सेंटर का निरीक्षण करके अधिकारियों के साथ रणनीति तैयार की। प्रमुख सचिव ने बताया कि सरकार द्वारा बिस्तरों की संख्या और पीएम केयर से प्राप्त वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है और जल्दी ही संक्रमण की इस दर में गिरावट आएगी और इस पर काबू पाया जाएगा। वहीं जनपद में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जनपद की वेबसाइट कानपुर कोविड-19 सुरक्षा कवच डेवलप की गई है, जो काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है। इसमें कोई भी व्यक्ति कानपुर का अगर लॉगिन करता है, इसको ओपन करता है, तो वहाँ पे वो सारे हॉस्पिटल के संबंध में जानकारी उसको मिल जाएगी, कहाँ पे कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितने ऑक्यूपाइड हैं और कितने वेकेंट हैं। इसके अलावा जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं, उसकी डेटा हम जब इस पोर्टल पे फीड करते हैं, तो पॉजिटिव पेशेंट्स जो होते हैं उनको सारे को SMS चला जाता है कि आप पॉजिटिव पाए गए हैं। और आप इसी तरह से आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं या फिर होम आइसोलेट रह सकते हैं। इसी प्रकार से जिन लोगों को हम पहले से जान रहे होते हैं उनको फैसिलिटी ही एलोकेट होनी है, तो उनमें फैसिलिटी के नोडल जो डॉक्टर्स हैं
उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, उनकी तबीयत के बारे में जानते हैं और इस हिसाब से उनको फैसिलिटी एलोकेट कर देते हैं ऑनलाइन ही। इसमें किसी प्रकार का किसी को मरीज़ को कागज़ के लिए नहीं दौड़ना है, मरीज़ के रिश्तेदार को कागज़ के लिए नहीं दौड़ना है। तो मैंने तो अभी 2 दिन पहले ही कार्यभार संभाला है। इससे पहले मैं नीति आयोग में था और मैं स्वास्थ्य ही देख रहा था संयोगवश, तो शायद सरकार ने फिर उसको देखते हुए, और मैंने नेशनल लेवल पे कोविड रिस्पांस को देखा है वहाँ पे। तो कई सारी चीज़ें हैं और अगर आप देखें तो जो 2 जनपद हमारे लिए चिंता का विषय है उसमें कानपुर और लखनऊ ज़रूर हैं, क्योंकि ये अर्बन, आपने देखा है कि ज़्यादा अर्बन इलाकों में, नगरीय इलाकों में इसका ज़्यादा प्रभाव है। चाहे बम्बई देखें, दिल्ली देखें, चेन्नई देखें, हैदराबाद देखें, तो सभी जगहों पे इस तरीके से है। तो कानपुर और लखनऊ हमारे लिए विशेष चिंता की, इसलिए मैं चार्ज लेते ही सबसे पहले मैंने इस जनपद का दौरा करना उचित समझा। 21वीं सदी में आज हर हाथ में स्मार्टफोन है। छोटी सी ये डिवाइस आज इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। सुबह सोकर उठने से रात को सोने तक मोबाइल फ़ोन ही वो पहली और आखिरी चीज़ है जिसे व्यक्ति सबसे पहले और सबसे आखिर में अपने हाथ में लेता है। वाराणसी में मृत्युंजय सिंह ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिससे आप अपने किसी भी फाइल को आसानी से एंड यूजर तक भेज सकते हैं। आप इस मैसेजिंग ऐप से पूरी सिक्योरिटी के साथ किसी से बात कर सकते हैं और वॉइस और वीडियो कॉल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 1 महीने से भी कम समय में इस ऐप को बनाया गया और प्ले स्टोर में लॉन्च करते ही ये ऐप 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया और लगभग 6000 लोगों ने अपने रिव्यू दिए हैं। उन्होंने बताया कि मैंने इस ऐप का नाम भारत मैसेंजर इसलिए रखा है ताकि स्वदेशी को बढ़ावा मिले और इससे प्रेरित होकर और दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी स्वदेशी ऐप बनाएं। एप्लीकेशन में क्या है कि आप जितने भी लोगों को बड़ा से बड़ा ग्रुप बना लीजिए और उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो ग्रुप के जो सारे मेंबर का जो नंबर है क्या एक दूसरे को देखना चाहते हैं, अगर नहीं तो आप उसमें सेटिंग कर सकते हैं, प्राइवेसी लगा सकते हैं। सिर्फ एडमिन ही, जो ग्रुप का एडमिन होगा वही सारे लोगों का नंबर देख पाएगा और एक दूसरे के नंबर लोग नहीं देख पाएंगे। तो आपका डेटाबेस जो रहेगा, नंबरों का आदान प्रदान, वो सिक्योर रहेगा। ऐसा मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी को ही बढ़ावा देना है, लेकिन आगे चल के मैं AI पे काम करूँगा जिससे हमारी जो टेक्नोलॉजी होगी एप्लीकेशन की, हमारे जो एप्लीकेशन हमारे डेटाबेस का और भी उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी हो जाएगी, जिससे मैसेजिंग करने में, बात करने में बहुत ही आसानी हो सके, ईजिली हो सके। जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 37 गांव आदर्श ग्राम होंगे, जहां पेयजल, TTSP, आंगनबाड़ी भवन, शौचालय, नाली, सड़क और आंतरिक सड़क निर्माण के साथ डस्टबिन और स्ट्रीट लाइटों से आदर्श ग्राम रोशन होंगे। फिरोजाबाद के सभी 37 प्रधानमंत्री आदर्श गांव विभागीय योजनाओं से संतृप्त किए जाएंगे और वहां के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर भी काम किया जाएगा। गांव के लोगों में कौशल विकसित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना में ऐसे गांव चुने गए हैं जहां अनुसूचित जाति की आबादी 50% या उससे अधिक है। इन गांवों में पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण मार्ग और आवास, बिजली और स्वच्छ ईंधन, कृषि आदि, वित्तीय समावेशन, डिजिटीकरण, आजीविका और कौशल विकास आदि के लिए निगरानी योग्य संकेतक तैयार किए गए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि कैसे जो गांव है, जो हमारा लास्ट माइल है डेवलपमेंट का, वहां तक कैसे फंड पहुंचे। तो जो हमारा केंद्र वित्त और राज्य वित्त के अतिरिक्त भी योजनाओं के तहत वो वहां पे पैसा मिलता है। तो एक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है जिसमें हमारे गत वर्ष 20 गाँव चयनित हुए थे, इस वर्ष 17 गाँव चयनित हुए हैं, जहाँ पे हम लोग जो भी गैप्स है आइडेंटिफाई करके वहाँ पे जल की सुविधा और आंगनवाड़ी अगर नहीं है और अगर रोड्स वगैरह के लिए कुछ पैसे की कमी है और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, इन सब पे फोकस करते हुए हम लोग उस गांव को संतृप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए हम लोग ने एक विशेष मीटिंग भी रखी जिसमें सभी गांव के सचिवों को बुला के और विभागीय अधिकारियों को बुला के ये चर्चा करी गई कि किस प्रकार से इन गाँव को वाकई आदर्श गाँव अगर हमें बनाना है तो सिर्फ उस 20 लाख रुपए से या 10 लाख रुपए जो मिलते हैं उससे नहीं, परंतु जो कन्वर्जेंस है, मतलब जो विभागों के एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसको किन प्रकार से चैनलाइज करते हुए बेस्ट यूज करना है। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।